आज हल्का आराम है तो सोचे कि कुछ देर आप लोग की क्लास ले लें। आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक। तो 30-40 मिनट क्लास ले लेते हैं हल्का। अभी भी फीवर है लेकिन ले रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट। हम लोग का हायर का एक इंटरव्यू होने वाला है 25 अक्टूबर से संभावित है। अभी डेट आ जाएगी उसकी, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से कुछ क्लासेस कम लें हम आप लोग की। 2 क्लासेस लें, शनिवार रविवार को। और जितनी क्लासेस आप लोग की कम होंगी उसको हम इंटरव्यू के बाद कवर कर देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी भी जाना रहता है हम लोग को 10 बजे से 4 बजे तक। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन का मतलब होता है ना कि आप जो भी आपकी थीसिस हो और जो भी पढ़ रहे हो उसको एक बार पूरा ओवरऑल देखना पड़ता है, तो उसके लिए समय की कमी है। तो उस वजह से हो सकता है कि एक आध क्लासेस आप लोग की वीकली कम हो जाए, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू खत्म होगा उसके बाद क्लासेस बढ़ा दीजिए। और इंटरव्यू 2 शेड्यूल में है, एक तो अक्टूबर में है और एक नवंबर के लास्ट में है। अक्टूबर के लास्ट से नवंबर फर्स्ट वीक में है। तो अगर वो इंटरव्यू आगे होगा तो क्लासेस चलेंगी 3 आप, ठीक है? तो आप लोग को हम बता दिए, वैसे अपडेट हो जाएगा आप लोग को, ठीक है? क्लासेस की स्ट्रेंथ कम आ रही है, कम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, अभी 7-8 लोग ही दिख रहे हैं, तो जो भी हैं 10-12 लोग पढ़िए आप लोग। लास्ट वाली जो क्लास हुई थी आप लोग की, तो वो क्लास काफी जल्दी जल्दी हुई थी। तो हमने कहा था कि जब हम वापस पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर देंगे। और उसमें 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं आप लोग से डिस्कस की गई थी। एक अवधारणा तो द्वैअणु के संदर्भ में थी, एक अवधारणा त्रयाणु के संदर्भ में थी। और उस अवधारणा की समझ क्या थी उसको आप लोग को एक्सप्लेन किया गया। और हमें लगता है कि वो अवधारणा आप लोग रिकॉर्डिंग सुने होंगे और आप लोग को अवधारणा समझ में आएगी। जो हम लोग कारणतावाद के संदर्भ में समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण एफिशिएंट कॉज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो समवायी कारण के संदर्भ में कहा कि न्याय वैशेषिक दर्शन का सिद्धांत है कि समवायी कारण केवल द्रव्य होता है, असमवायी कारण गुण और कर्म होता है, और निमित्त कारण द्रव्य गुण कर्म तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये सारे डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। आज एक कोई रिपीट करना चाहेगा जो पिछले क्लास में था? समवायी कारण क्या है, असमवायी कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है? एक फ्लो में उसको रिपीट कर दे। सर, समवायी कारण जो होता है वो द्रव्य होता है, और असमवायी कारण जो है तो किसी कार्य का असमवायी कारण वह होता है जो उस कार्य की समवायी कारण में समवाय संबंध से रहता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि 2 परमाणु के मिलने से जो द्वैअणु बनते हैं, तो जो 2 परमाणु का संयोग होता है, तो जो संयोग है वही असमवायी कारण है। ठीक है। और निमित्त कारण जो है जीवात्मा के निमित्त कारण जो है वो जो गति देता है वो निमित्त कारण है। जैसे ईश्वर, जैसे हम कह सकते हैं कि जीवात्मा के अधिष्ट से गति को लेकर परमाणु में उसका संचरण कर देता है, तो ये काम ईश्वर करता है। ठीक है, तो ईश्वर और जीवात्मा का आदेश ये निमित्त कारण हो गया, एफिशिएंट कॉज। ठीक है, बहुत अच्छा। सभी लोग को समझ में आया?
हाँ, सभी लोग को समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब आप लोगों ने जाके वीडियो भी देखा होगा और रिवीजन भी किया है। बहुत अच्छा, ये होना चाहिए। आप लोग मेहनत करोगे तो फिर सफलता मिलेगी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछिए। ये अणुतर और अणु परिमाण में क्या डिफरेंस है? अणुतर मतलब उत्कृष्टतर परिमाण हो गया। अच्छा। अणु से ऊपर हो गया अणुतर। परमाणुओं का जो परिमाण होता है वह अणु परिमाण होता है, सूक्ष्म। उससे उत्कृष्टतर क्या हो जाएगा? अणुतर। ठीक है, उत्कृष्ट उत्कृष्टतर। ठीक है, तो वो अणुतर हो जाता है। अच्छा, कौन लोग द्वित्व की अवधारणा बताएंगे? आशुतोष जी आप बताइए। आशुतोष जी सुन सुन पा रहे हैं? हाँ, द्वित्व की अवधारणा बताइए। द्वय अणु का जो परिमाण होता है वो अणुतर न होके अणु परिमाण होता है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे की अवधारणा क्या है? जो लोग इस क्लास में नहीं थे वो ध्यान पूर्वक सुन लें और फिर मेरे वीडियो को देख लेंगे। हाँ आशुतोष जी बताइए। ये बताया गया था। कोई और बताएगा जो उस क्लास में था? कोई और बताएगा जो उस क्लास में था पिछले वाले फ्राइडे को? फ्राइडे को कितने लोग थे? हाथ खड़ा करें। मीनू थी या आशुतोष जी थे? हैंड रेज करें। हाँ, अरजान खान। केवल 3 लोग थे पिछले क्लास के? 4 लोग। 4 लोग। 4 5 लोग। कई लोग बीच बीच में क्लासेस गैप करते हैं क्या? रेगुलर क्लास नहीं लेते क्या? हफ्ते में 2 3 दिन चल रहा है, इसमें आप लोग तो रेगुलर हो। और वो भी बहुत क्लिष्ट क्लास रहता है, उसमें बहुत अवधारणाएं क्लिष्ट होती हैं। तो आप लोग क्लास नहीं लोगे तो फिर या तो वीडियोस देख के आया करो, उसको समझ के आया करो। ठीक है, बार बार हम दोहराते रहेंगे तो टाइम नहीं जाएगा आपको। अच्छा, जो पिछले क्लास में थे उसमें से कोई ये बता सकता है कि त्रयाणु को प्रत्यक्ष गम्य क्यों माना गया है? उसके पीछे की अवधारणा को कैसे एक्सप्लेन किया है न्यायवैशेषिक दर्शन में? सर त्रय अणुक इसीलिए दृश्य गम होता है क्योंकि उसमें महत्तर संख्या 3 पाई जाती है और जो हम जानते हैं कि महत्व संख्या का प्रत्यक्ष होता है। राज जी आप आराम से थोड़ा सा साउंड अपना बढ़ा के बोलिए। हाँ ठीक बोल रहे हैं, बताइए। सर त्रय अणु का इसीलिए प्रत्यक्ष गम होता है क्योंकि वह महत्तर परिणाम के द्वारा उत्पन्न होता है। उसका परिमाण 72 होता है। 72 जी सर। परिमाण के द्वारा नहीं उत्पन्न होता वो। ठीक है, जी उसका सर। परिमाण 72 होता है। तो 72 क्यों माना गया है, किस आधार पे माना गया है, उसकी अवधारणा हमने एक्सप्लेन कर दी थी को कि जी सर। ये सब वो अवधारणा है ना जो आप लोग को पता नहीं होगी पहले। इस पे प्रश्न भी आप लोग के आ रहा है आजकल। तो आप लोग से प्रश्न भी आप लोग से जब हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे कि ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग से। तो वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग इस अवधारणा को समझते रहिए। और ये सब ही अवधारणाएं जो नहीं समझ में आती हैं और इसमें क्लिष्टता है, इसलिए इसकी चर्चा कर दी जा रही है। तो ये सारी चीजें
आप लोग से डिस्कस की गई थी। एक और अवधारणा है जिस पे अभी तक तो प्रश्न नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में प्रश्न आ जाए। जैसे मीनू जी ने अभी असमवायी कारण को एक्सप्लेन किया कि असमवायी कारण वह कारण होता है कार्य का जो कार्य के समवायी कारण में समवाय संबंध से रहता है। और उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में जो बताया गया था उस दिन उसको बताया कि जैसे द्वैरूप का जब द्वैरूप की उत्पत्ति होती है तो दो परमाणुओं के सहयोग से होती है। तो दो परमाणुओं के सहयोग से होती है, तो ये जो सहयोग है, इस संयोग को ही, परमाणुओं का जो संयोग हो रहा है, इस संयोग को ही असमवायी कारण माना गया है, सहायक कारण माना गया है। तो ये जो संयोग होता है वह क्या होता है, यानी यह द्वैरूप का असमवायी कारण है, यानी कार्य के समवायी कारण। कार्य का समवायी कारण क्या है, परमाणु। और संयोग जो है वह किस में रहता है, द्रव्य में रहता है, परमाणु में रहता है। किस संबंध से रहता है, समवाय संबंध से रहता है। यही डेफिनेशन बताई जा रही कि कार्य के समवाय कारण में समवाय संबंध से रहने वाले कारण को कार्य का असमवाय कारण कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है, जो मीनू जी ने भी दोहराया, सही दोहराया। ठीक है। इसी असमवाय कारण के संदर्भ में एक क्लिष्ट अवधारणा है जिसकी क्लिष्टता की वजह से इसकी चर्चा सामान्य तौर पे नहीं की जाती। अभी तक इस पे प्रश्न नहीं आया है, लेकिन भविष्य में प्रश्न पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में कभी अगर न्याय वैशेषिक दर्शन की चर्चा हो रही है और उसके कारणतावाद की चर्चा हो रही है, तो इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है। वह अवधारणा क्या है, देखिए, ये जो सिंपल तरीके से असमवायी कारण को आपको व्याख्यायित किया जा रहा है और इसके उदाहरण को बताया जा रहा है, इसमें एक क्लिष्टता है, इसमें एक जटिलता है। वह जटिलता क्या है कि जब यह बताया जा रहा है कि असमवायी कारण कार्य के समवायी कारण में समवाय संबंध से होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य और कार्य का असमवायी कारण दोनों, कार्य और कार्य का असमवायी कारण दोनों कार्य के समवायी कारण में समवाय संबंध से होते हैं, यानी एक साथ होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक विरोधाभास आ रहा है। विरोधाभास ये आ रहा है कि असत कार्यवाद मानता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व असत होता है, लेकिन एक तरफ से न्याय वैशेषिक दर्शन ये भी मानते हैं कि कार्य जो है अपने आधार में समवाय संबंध से निहित होता है। तो इसकी आलोचना होती है, लेकिन ये दोनों अवधारणाओं को आप यह जानते हुए भी कि ये ठीक नहीं है, लेकिन आप इस अवधारणा को रखेंगे अपने माइंड में, क्योंकि अभी आप लोग न्याय वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे हैं तो उसको जानना ही पड़ेगा आप लोग को। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि असमवायी कारण और कार्य दोनों समवाय संबंध से कार्य के समवायी कारण में स्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में द्वैरूप का ही लीजिए, तो द्वैरूप का जो असमवायी कारण है वह संयोग है। यह भी समवाय संबंध से परमाणुओं में भी और कार्य को भी माना जाता है कि यह समवाय संबंध से स्थित होता है कारण में। तो दोनों एक साथ स्थित होते हैं, दोनों की स्थिति एक साथ होती है। और ये जो एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है ना, ये द्वैरूप का और परमाणु और द्वैरूप का, इस उदाहरण को हम लोग कहते हैं अवयव और अवयवी के संदर्भ में। यानी यहाँ द्रव्य की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि पृथ्वी के दो परमाणु, पृथ्वी क्या है, द्रव्य है, पृथ्वी के दो परमाणु मिलकर पृथ्वी का एक द्वैरूप बना रहे हैं। ठीक है। तो पृथ्वी द्रव्य से ही द्रव्य उत्पन्न हो रहा है, लेकिन परमाणु जो है वह नित्य द्रव्य है। जो द्वैरूप उत्पन्न होता है वह अनित्य द्रव्य है, क्योंकि उसके अवयव होते हैं। आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो संदर्भ आप लोग को प्रस्तुत किया जा रहा है वो अवयव और अवयवी के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी द्रव्य की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो यही एक जटिलता आती है जिसका हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। वैसे अभी तक प्रश्न नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग से प्रश्न कर दिया जाए भविष्य में। वो डिस्कशन ये है कि द्रव्य की उत्पत्ति के संदर्भ में
असमवायी कारण का जो कारण के साथ संबंध होता है वह डायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट होता है, सीधा होता है। और इसके लिए एक विशिष्ट टर्म यूज किया जाता है न्याय वैशेषिक दर्शन में, जिसको कहते हैं लघ्वी प्रत्याशक्ति। अब ये टर्म भी नहीं सुने होंगे आप लोग, तो हमने आप लोग से वचन दिया था कि हर एक क्लास में कोई एक ऐसा टर्म जरूर बोल के जाएंगे जो आपने कभी नहीं सुना था, और वो आपके काम की का टर्म होगा, आपके सिलेबस से जुड़ा होगा, उस पर संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो फिर से एक टर्म आ गया आप लोग के पास, जिसको कहते हैं लघ्वी प्रत्याशक्ति। ठीक है, इसी को एक और तरीके से बोला जाता है जिसे कहते हैं कार्य कार्थ प्रत्याशक्ति। इसी को लघ्वी प्रत्याशक्ति को कार्य कार्थ प्रत्याशक्ति भी कहते हैं। तो दो टर्म यूज हुआ, दोनों एक ही संदर्भ में यूज हुआ। यानी जब असमवायी कारण का समवायी कारण के साथ संबंध सीधा होगा, डायरेक्ट होगा, यानी जो असमवायी कारण है वह असमवायी कारण और कार्य दोनों एक साथ अपने समवायी कारण में स्थित होंगे, तो इसके लिए टर्म यूज होगा लघ्वी प्रत्याशक्ति, कार्य कार्य प्रत्याशक्ति। और यह कब घटित होगा? द्रव्य की उत्पत्ति के संदर्भ में घटित होगा। ठीक है, यह द्रव्य की उत्पत्ति के संदर्भ में ही घटित होगा, यह आपको ध्यान रखना है। अब इसमें दो तीन तरह से प्रश्न यूज आ सकते हैं आप लोग से। जैसे आप लोग से सीधा प्रश्न किया जा सकता है, न्याय वैशेषिक दर्शन में लघ्वी प्रत्याशक्ति का क्या अभिप्राय है? 4 ऑप्शन बना के दे दे, या आपसे कूट बना के अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे और इसमें एक अवधारणा बता दे कि लघ्वी प्रत्याशक्ति वह संबंध है जहां असमवायी कारण और कार्य दोनों अपने समवायी कारण में एक साथ स्थित होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। तो कई कॉम्बिनेशन से आप लोग से प्रश्न यहाँ बनाया जा सकता है, और इसकी चर्चा भी सामान्य तौर से नहीं की जाती पढ़ाते समय, क्योंकि इसकी जटिलता की वजह से इसकी चर्चा नहीं की जाती। एक एक विकेट गिर रहा है। अच्छा, इसके बाद आप लोग को आएगा कि एक और अवधारणा इसी से जुड़ी हुई है। यह तो द्रव्य की उत्पत्ति के संदर्भ में हो गया, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि लघ्वी प्रत्याशक्ति या कार्य कार्थ प्रत्याशक्ति। एक और संदर्भ आता है जहां असमवायी कारण जो होता है और जो कार्य होता है वह दोनों एक साथ समवायी कारण में स्थित नहीं होते। तो उसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है उसको कहते हैं महती प्रत्याशक्ति। महती प्रत्याशक्ति, या इसी को कहते हैं कांडे कार्थ प्रत्याशक्ति। पहले को कहें कार्य कार्थ प्रत्याशक्ति, दूसरे को कह रहे हैं कांडे कार्थ प्रत्याशक्ति, या इसे कहते हैं महती प्रत्याशक्ति। ठीक है, इसका उदाहरण थोड़ा सा जटिल है, वैसे आप लोग से पूछा जाता है, आप लोग से तो पूछा सामान्य ही जाता है, लेकिन ये अवधारणा आप लोग को नहीं समझाया जाता। अब आप लोग जब प्रश्न का उत्तर करेंगे ना, तो इस अवधारणा को आप समझते रहेंगे। जैसे आप लोग से एक प्रश्न मेरे समय से किया जाता है कि घट रूप का, हाँ, जैसे पूछा जाता है ना कि घट रूप का असमवायी कारण क्या है, यह प्रश्न मेरे समझ से आता है। या तंतु रूप का असमवायी कारण क्या है, इस तरह का प्रश्न निश्चित रूप से आया है आप लोग के एग्जाम में, क्योंकि मेरे सामने से ये गुजरा है। तो जब यह प्रश्न किया जाता है ना, तो इसका उत्तर तो आप लोग दे देते हैं। इसका उत्तर आप लोग दे देते हैं कि घट रूप का जो असमवायी कारण होगा वो कपाल रूप होगा, यह उत्तर दे देते हैं आप लोग। लेकिन यहाँ जो विशिष्टता परिघटित हो रही होती है उसको नहीं जान पाते, जिसकी ओर हम अभी प्रकाश डाल रहे हैं आप लोग को। ठीक है,
यहाँ पर जो विशिष्टता परिघटित होती है उसको कहते हैं महती प्रत्याशक्ति या कारणे कार्य प्रत्याशक्ति। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है महती प्रत्याशक्ति की? कारणे कार्य प्रत्याशक्ति यानी वह असमवायी कारण जो डायरेक्टली जो है कार्य के समवायी कारण के साथ संबद्ध नहीं होता है, बल्कि असाक्षात रूप से इनडायरेक्टली एसोसिएट होता है। तो वहां पर जो परिघटना घटित होती है उसको महती प्रत्याशक्ति या कारणे कार्य प्रत्याशक्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे ये उदाहरण दिया। अब ये इसमें जटिलता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें और फिर दोबारा भी रिपीट कर देंगे और आप लोग जाके वीडियोस देख लीजिएगा और आराम से नोटिंग कर लीजिएगा, तो उसमें भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसका उदाहरण जैसे हमने दिया घट रूप, घट रूप का हमने उदाहरण दिया, यहाँ पे प्रस्तुत किया। तो घट रूप जो है और इसका घट रूप का हमने कहा असमवायी कारण क्या है, तो घट रूप का असमवायी कारण कपाल रूप। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो कार्य है और कार्य वो है घट रूप, इसके असमवायी कारण को हम तलाश रहे हैं और वह है कपाल रूप। ठीक है, घट रूप के असमवायी कारण को हम तलाश रहे हैं, वह है कपाल रूप। लेकिन कपाल रूप समवाय संबंध से स्थित होता है कपाल में। कपाल रूप समवाय संबंध से स्थित होता है कपाल में। घट रूप समवाय संबंध से स्थित होता है घट में, और घट समवाय संबंध से स्थित होता है कपाल में, कपाल में। क्या हुआ, ऊपर से जा रहा है क्या? बाउंसर, बाउंसर हो रहा है। चलिए अनिरुद्ध जी, पहले इसको हम समझा दें, जटिलता है तब आपका प्रश्न लेते हैं। देखिए हम हमारे सामने न कोई कागज है न पेन है। देखिए ये सब अवधारणाएं हैं, जिस दिन समझ लेंगे ना किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी आपको, सीधा सा बात है। दिल लगा के पढ़िए, हंसी खेल नहीं है दर्शन, डरा नहीं रहे हैं आपको। बताए थे ना डर के आगे जीत है, लेकिन जीत से पहले परिश्रम है। हाँ सोचिए। वही सोचिए। देखिए ये हमने आपको क्या बताया कि हमारा क्लासरूम जो है वो एक बहुत विशिष्ट क्लासरूम है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये इस तरह से नहीं, आप लोग इसके लिए आप लोग खूब कमर कस के मेहनत करिए। ये इस तरह से क्लास नहीं है, हम वो उस तरह से नहीं पढ़ाते हैं। हम शुरू से ही आप लोग को, इसीलिए 5 दिन हमने क्लास लिया था सिर्फ कि हाउ टू अप्रोच फिलॉसफी एज ए सब्जेक्ट, दर्शन को विषय के रूप में हम कैसे अप्रोच करें। और शुरू में ही बताया था कि यह विषय सिर्फ अवधारणाओं का है, और ये जितनी जटिलता हम बता रहे हैं ना अभी आपको असमवाय कारण के संदर्भ में, जो वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में वही इसकी व्याख्या कर पाएंगे और इसको समझेंगे। ऐसे सामान्य तरीके से समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेशन करना पड़ेगा। हमारी मेरा कोई रिसर्च न्याय वैशेषिक दर्शन में नहीं है। हम जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं ना वो मेरा एक रुचि का विषय बन जाता है। तो अब जब आपको विटगेन्स्टीन भी हम पढ़ाएंगे ना, तो विटगेन्स्टीन भी हम ऐसे ही डिटेल में जाके पढ़ाएंगे, वो हमारा आदत ही है ऐसे। तो आप लोग इससे घबराइए मत, परेशान मत होइए, हम धीरे धीरे करके समझा रहे हैं और ये विशिष्टता ही पढ़ाने के लिए हम आए हैं, और बाकी चीजें तो आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन आंसर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि कितनी आसानी से इन अवधारणाओं को पढ़ने के बाद आप चीजों को करने की स्थिति में आ जाओगे। तो इसमें कुछ नहीं कहा गया है, हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। हम सिर्फ आप 2 चीज बस ध्यान रखिए, और फिर इसको हमको लग रहा है कि आपको 2-4 दिन लगेगा, धीरे धीरे फिर समझ में आ जाएगा। इंजीनियर वगैरह तो स्ट्रक्चर बना के इसको समझ लेंगे,
जो लोग आर्ट बैकग्राउंड के भी है ना, उन लोग भी कोशिश करेंगे कि जो कहा जा रहा है उसकी एक पिक्चर बना के उसको कागज पेन के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। पहले वाले में जो लघु प्रत्यय सत्य में बताया गया ना, कि वहां बताया गया कि असमवायी कारण का समवायी कारण के साथ संबंध डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट होता है। यहां बताया जा रहा है कि इनडायरेक्ट होता है, यहां डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, यानी जो कार्य होता है और जो कार्य होता है और समवायी कारण होता है, वह दोनों एक साथ स्थित होता है लघु प्रत्याशक्ति में, समवायी कारण में, लेकिन यहाँ एक साथ स्थित न होके इनडायरेक्टली स्थित होता है। और यह परिघटना घटित होती है गुण और कर्म के संदर्भ में। द्रव्य के संदर्भ में सदैव लघु प्रत्याशक्ति ही परिघटित होती है। तो यह प्रश्न भी आप लोग से पूछा जा सकता है कि द्रव्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सी परिघटना घटित होती है, लघु प्रत्याशक्ति, महती प्रत्याशक्ति, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। लघु प्रत्याशक्ति ही सदैव परिघटित होगी। न्याय वैशेषिक दर्शन का यह सिद्धांत है। यानी असमवायी कारण और कार्य दोनों एक साथ स्थित होंगे समवायी कारण में, यहाँ डायरेक्ट संबंध होगा। लेकिन जब भी गुण और कर्म की उत्पत्ति का संदर्भ आएगा तो महती प्रत्याशक्ति परिघटित होगी। यानी यहां पर जो कार्य होगा और असमवायी कारण होगा, वह दोनों एक साथ स्थित नहीं होंगे समवायी कारण में, बल्कि इनडायरेक्टली संबंध बनेगा। जैसे हमने बताया कि यह एग्जाम्पल तो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, यह प्रश्न आप लोग से बार बार पूछा जाता है कि पट रूप का असमवायी कारण है। आप लोग फट से लगाते भी हो कपाल रूप, वो तो ठीक है, वो आप लोग उत्तर दे देते हो। या जैसे अभी बताया कि घट रूप का असमवायी कारण क्या है, तो आप लोग लगा दोगे कपाल रूप, वो तो उत्तर देते हो। लेकिन यहाँ परिघटित क्या हो रहा है, जो महती प्रत्याशक्ति परिघटित हो रही है, उसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहे हैं कि आपसे क्या बोले कि जो कपाल रूप असमवायी कारण घट रूप का माना गया है, यह कपाल रूप कहाँ स्थित होता है, कपाल में, और घट रूप कहाँ स्थित होता है, घट में, और घट समवाय कारण से कहां स्थित होता है, कपाल, कपाल में। तो यहां पर जो कार्य है यानी घट रूप है और उसका जो असमवाय कारण है कपाल रूप, वह दोनों एक साथ कपाल में नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली है। क्योंकि घट रूप तो घट में है और घट कपाल में है और कपाल रूप कपाल में है, इनडायरेक्टली रिलेशन बन रहा है। इसी को कहते हैं महती प्रत्याशक्ति। ठीक है, कारणिकार्थ प्रत्याशक्ति, ये जटिलता है। तो ये आपसे हम डिस्कस कर दिए और इसको आप लोग आराम से एक बार फिर से सुन के रिवीजन करके आप लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे तो हम इसको फिर से रिपीट कर देंगे, फिर से हम यहीं से शुरू कर देंगे। तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, और जब हम हैं तो फिर कोई डरना नहीं। बस ये आप जानिए कि इन सब चीजों को जब से ये क्लास स्टार्ट हुआ है सामान्य से अभाव से होते हुए, तब तक आप लोग ये सोचिए कि कितनी विशिष्ट चीजें सीखने को मिली। देखने वाले को गिलास आधा भी खाली दिखता है, आधा भरा भी दिखता है। तो जो चीजें हैं ना, जो आपके जीवन में ऐड हो रहा है, उसके बारे में सोचिए। आप इससे वो मत होइए कि ये सब चीजें हमारे उसका नहीं है, तो फिर नहीं है तो फिर बने रहिए सामान्य। अस्तित्ववादी दर्शन क्या कहता है कि मनुष्य की विशिष्टता, मनुष्य में कुछ विशिष्टताएं निहित होती हैं, लेकिन जब मनुष्य विशिष्टताओं को भूलकर अपने को यानी अपने अस्तित्व को सामान्य अन्य में खो देता है, भीड़ वृत्ति उसके अंदर आ जाती है, तो वो अप्रामाणिक जीवन जीने लगता है। तो अप्रामाणिक जीवन जीते रहिए, या कोशिश करिए कि अपने अंदर की जो विशिष्टताएं हैं उसको बाहर निकालिए, आदर्श रखिए। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आप भी पढ़ा सकते हो, आप भी सोच सकते हो, मेहनत कर सकते हो सकता है कि 5-10 साल लग जाए, हो सकता है 3-4 साल लग जाए, लेकिन जब सोचोगे तो कर लोगे, और नहीं सोचना है तो फिर कोई बात ही नहीं, तब तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीजों को
समझते जाइए, मेहनत करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, और ऐसे करके हम इंडियन फिलॉसफी के आपके एग्जाम आने से पहले हम इंडियन फिलॉसफी की सभी विशिष्ट अवधारणाओं को हम डिस्कस कर देंगे। तो आराम से आप लोग को 4-5 क्वेश्चंस की लीड करने का मौका मिलेगा। और वही बार बार लोगों का कहना होता है कि मेरा 2 नंबर से रुक गया, मेरा 3 नंबर से रुक गया, मेरा 4 नंबर से रुक गया। ठीक है, और बाकी चीजें पढ़ाने का हमको नहीं है, तो हम अभी पढ़ा भी नहीं रहे हैं आप लोग को। वहां पे जो लोग पढ़ा रहे हैं वहां से आप सीख के 2-4 नंबर की लीड करने की कोशिश करिए। हमें जो पढ़ाना है हम उसकी जिम्मेदारी लेके आप लोग से ये कह रहे हैं कि आप लोग को 3-4 नंबर का लीड हम करवा देंगे। और जिन लोग को राजस्थान वगैरह देना है, अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का दिसंबर में एग्जाम होना है, उनको तो इससे बड़ा लाभ होगा, क्योंकि वहां बड़े जटिल प्रश्न आते हैं। वैसे इतने जटिल नहीं आते जितने हम बोल रहे हैं, लेकिन तब भी आते हैं, उसमें बड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, तो तबीयत खराब होने से 10 मिनट और हम क्लास लेते हैं, और आप लोग परेशान मत होइएगा इसको लेके। अगर ये जो 25 ये अक्टूबर से, जो ये कौन सा सितंबर से 25 सितंबर से अगर इस वाले शेड्यूल में फिलॉसफी का इंटरव्यू हुआ हायर में, तो हम कुछ क्लासेस कम कर देंगे, 2 क्लासेस लेंगे। और अगर वो अक्टूबर वाले में हो गया ना, तो क्लासेस 3 चलती रहेंगी, उसको हम अपडेट कर देंगे। 2-3 दिन में शेड्यूल आ जाएगा इंटरव्यू का, तो उसमें थोड़ा सा वो कर देंगे। और जितनी क्लासेस कम होंगी ना, वो हम नोट करते जा रहे हैं, और वो हम बाद में वीकली क्लासेस बढ़ा के आप लोग का कवर कर देंगे, नुकसान नहीं होने देंगे आप लोग का। ठीक है, इसलिए निश्चिंत भाव से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते रहिए। अच्छा, एक और जटिल टॉपिक है जिसपे चर्चा कम होती है और थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है, वैसे उतना है नहीं जटिल। हाँ, कुछ जटिलताएं हैं जिसको हम डिस्कस कर देंगे। उसको कहते हैं हेत्वाभास। हेत्वाभास में भी लोगों को प्रॉब्लम, वैसे हेत्वाभास की हम चर्चा कर रहे हैं, उसके पहले जो एक कारण में एक आप लोग देखते होंगे ना कि एक टर्म आता है जिसको कहते हैं अन्यथा सिद्ध। अन्यथा सिद्ध आप लोग सुने इस टर्म को? कारण कार्य के संदर्भ में आता है अन्यथा सिद्ध। कोई सुना इस टर्म को? हाथ खड़ा करके बता दे। नहीं सुना है? मीनू सुनिए, हाँ बताइए मीनू। सर, अन्यथा सिद्ध वो होता है जो अगर नहीं भी रहेगा तब भी काम हो जाएगा, जैसे कि कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी। हाँ, यस सर, कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ये अन्यथा सिद्ध की भी एक चर्चा होती है, तो उसकी चर्चा थोड़ी सी हम कर दे रहे हैं। जो मीनू जी ने कहा वही है कि जो कार्य को डिफाइन किया गया है कि कार्य का वह नियत पूर्ववर्ती जो अन्यथा सिद्ध न हो। ठीक है, अन्यथा सिद्ध न हो या अन्यथा सिद्ध अन्यथा असिद्ध हो, दोनों तरह से देख लीजिए, या तोड़ देंगे तब देख लीजिए, नहीं तो ना लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है जो मीनू जी ने डिफाइन किया है कि ऐसे कारण जो कार्य के नियत पूर्ववर्ती होते हैं, लेकिन जिसकी अनुपस्थिति में भी कार्य की उत्पत्ति हो जाती है, उन्हें अन्यथा सिद्ध कहते हैं, यानी अन्यथा सिद्ध कहते हैं। तो कारण को जो है सिर्फ नियत पूर्ववर्ती नहीं, बल्कि अन्यथा सिद्ध न हो ऐसा भी होना चाहिए, यानी उसकी अनुपस्थिति में कार्य की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके 4-5 उदाहरण बताए गए हैं जो हर पुस्तकों में है, उसमें बहुत अवधारणाएं नहीं है, लेकिन आपसे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ना क्योंकि यह प्रश्न बार बार इससे संबंधित प्रश्न आता रहता है। जैसे कारण का कारण, जैसे घट के संदर्भ में कहा जाता है कुंभकार का पिता, यह कारण का कारण जो होता है वो अन्यथा सिद्ध माना जाता है। जैसे कारण के गुण, ठीक है, जैसे दंड, जिस दंड से चाक को चलाया जाता है कुंभकार के द्वारा, उसका जो रंग है, उसको कारण का जो गुण है, इसको भी माना जाता है अन्यथा सिद्ध। दंड किसी भी रंग का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हो भी न भी हो, तब भी कार्य की उत्पत्ति होगी। ठीक है, तो इस तरह के जो
4-5 संदर्भ न्याय वैशेषिक दर्शन में आते हैं, उस पर बार बार प्रश्न किया जाता है। बहुत अवधारणाएं नहीं, लेकिन चर्चा इसलिए कर दी है कि बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। निमित्त कारण के संदर्भ में भी जो हम लोग ने चर्चा की थी, ये 2 डिवीजन किया जाता है, शायद चर्चा नहीं हो पाई थी, अभी कर दे रहे हैं। एक साधारण निमित्त कारण कहते हैं, एक असाधारण निमित्त कारण कहते हैं। तो जो साधारण निमित्त कारण होते हैं उनकी आवश्यकता प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति के संदर्भ में होती है। असाधारण निमित्त कारण वो होते हैं जो किसी कार्य विशेष की उत्पत्ति के संदर्भ में रहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति के संदर्भ में कुंभकार का संदर्भ आएगा, तो इसको क्या कहेंगे? असाधारण निमित्त कारण, क्योंकि घट की उत्पत्ति के संदर्भ में ही कुंभकार का संदर्भ आएगा, ठीक है। और जो साधारण निमित्त कारण होगा वह सभी कार्य की उत्पत्ति के संदर्भ में आएगा, ठीक है। तो जो साधारण निमित्त कारण होते हैं, जैसे कार्य का प्रागभाव, जीवात्मा का अधिष्ट, दिक्, काल, प्रतिबंधक का अभाव, इस तरह के अनेक वो माने गए हैं साधारण निमित्त कारण। तो वो सब आप लोग फैक्ट्स है, उसको देख लीजिएगा, इससे भी प्रश्न पूछता रहता है। तो ये सब फैक्चुअल चीज गलत नहीं होनी चाहिए, और इसमें कोई क्लिष्ट अवधारणाएं नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग 2-4-5 मिनट चर्चा कर लेते हैं, और इसके बाद थोड़ा सा फीवर होने की वजह से हमें वीकनेस बनी हुई है, तो हम जो है अब यहीं से नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट कर देंगे हेत्वाभास। तो हेत्वाभास आप लोग जानते ही हैं, जो अनुमान के संदर्भ में जो हेतु होता है, हेतु के कुछ लक्षण माने गए, सत हेतु के कुछ लक्षण माने गए। अगर वह लक्षण परिघटित नहीं होते हैं तो वह हेतु हेतु न होकर हेतु का आभास होता है, उसी को हेत्वाभास कहते हैं। यह बार बार प्रश्न इससे तो आप लोग के आता ही रहता है। इसकी अवधारणा जटिल है, कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा इसमें दिक्कत हो जाती है, इसलिए इसकी अवधारणा डिस्कस कर दे रहे हैं, ताकि ये ना हो कि इससे आने वाला कोई प्रश्न आपसे गलत हो जाए। तो 4-5 जो सत हेतु के लक्षण है वह चर्चा कर दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीक करेंगे। और परेशान मत होइएगा, क्लासेस आप लोग की पूरी हो जाएंगी, जितनी भी कही गई हैं वो सब होता रहेगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। तो एक आध बीच में क्लासेस हम डाल देंगे तो कवर कर लेंगे जो नुकसान हो रहा है इस वीक। तो सत हेतु के लक्षण जो बताए गए, 5 लक्षण है सत हेतु के। सत हेतु के 5 लक्षण में है पक्षत्व, यानी पक्ष में होना चाहिए, सपक्ष सत्व, ठीक है। और जो है असत प्रतिपक्षत्व, अबाधितत्व, ठीक है। ये 5 लक्षण बताए गए हैं आप लोग के। कोई दोहरा दे इसको? सत हेतु के लक्षण मीनू दोहरा दीजिए। सर, पक्षत्व, सपक्षत्व, विपक्षासत्व, असत प्रतिपक्षत्व और अबाधित। हाँ, ये 5 है ना। तो ये 5 सत हेतु के लक्षण होते हैं। अब यह जब सत हेतु के लक्षण परिघटित नहीं होते तो उनसे संबंधित कुछ हेत्वाभास परिघटित होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे और उदाहरण सहित उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। जैसे जिनको नहीं पता है थोड़ी सी बेसिक अवधारणा, तो उनके लिए हम बता दें कि जो 3 टर्म होते हैं भारतीय दर्शन में अनुमान के संदर्भ में, वह एक टर्म होता है पक्ष, एक टर्म होता है हेतु, ठीक है, और एक होता है साध्य, जिसकी हमें सिद्धि करनी होती है। तो ये जो बोला जा रहा है ना कि पक्षत्व, मतलब हेतु को पक्ष में होना चाहिए। तो हेतु को मतलब कहाँ होना चाहिए? पक्ष में होना चाहिए, टर्म में होना चाहिए। अगर पक्ष में नहीं है तो फिर समस्या होगी। पक्ष से संबंधित जो अन्य उदाहरण है उनमें भी हेतु को होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए इसकी अवधारणा हम बताएंगे। इसको सपक्ष सत्व कहते हैं। जो हेतु के पक्ष से विपरीत स्वभाव के स्थान है वहां पर हेतु को नहीं होना चाहिए, इसी को हम लोग विपक्षा सत्व कहते हैं। असत प्रतिपक्षत्व, यानी
इससे संबंधित जो हेत्वाभास परिघटित होता है उसको सत प्रतिपक्षत्व कहते हैं, लेकिन लक्षण में अ लगा रहेगा, असत प्रतिपक्षत्व, यानी किसी भी हेतु के द्वारा अगर किसी साध्य की सिद्धि की जा रही है तो उसी से बलशाली, उतना ही बलशाली कोई अन्य हेतु ना हो जो साध्य की असिद्धि कर दे, तो इसी को कहते हैं असत प्रतिपक्षत्व, अबाधितत्व। और इससे संबंधित जो हेत्वाभास परिघटित होता है उसे बाधित हेत्वाभास कहते हैं, लेकिन लक्षण में आ लगा रहेगा, अबाधितत्व, यानी हेतु को अबाधित होना चाहिए, यानी किसी हेतु के द्वारा अगर किसी अनुमान की सिद्धि हो रही है तो उसका किसी अन्य प्रमाण के द्वारा खंडन नहीं होना चाहिए। अगर वह खंडित हो जा रहा है तो वह हेतु न होके हेत्वाभास होगा, और वहां जिस हेतु के लक्षण की अवहेलना होगी उसे ही हम लोग अबाधितत्व कहेंगे। तो पक्षत्व, सपक्ष सत्व, विपक्षा असत्व, असत प्रतिपक्षत्व और बाधितत्व, ये आप लोग पांच हेतुओं सत हेतुओं के लक्षणों को याद रखिएगा, उदाहरण सहित व्याख्या करके, और जो क्लिष्टताएं हैं इसमें जो कुछ क्लिष्टताएं हैं हेत्वाभास में जो आप लोग ने पहले नहीं सुनी होंगी, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग आज क्लास यहीं तक करते हैं और इसके बाद जो है हम लोग मिलते हैं, उसकी सूचना हम दे देंगे, वैसे जो शेड्यूल है उसी अनुसार से, और अगर डेट आ गई तो शेड्यूल में एक क्लास कमी का सूचना आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाके सारे वीडियोस को देख लीजिएगा और अपना रिवीजन कर लीजिएगा, अभी तक सामान्य से लेके अभाव और अभी जो बताया गया है कारण कार्य का संबंधित सिद्धांत। ठीक है, और जब वीडियो अपलोड होगा तो जो लोग भी एडमिन है वह यह ध्यान देंगे कि इस वाले टॉपिक में आप डाल देंगे न्याय दर्शन का कारणतावाद, जैसे बाकी क्लासेस में डाला गया है सामान्य की अवधारणा, अभाव का गहन विश्लेषण, इसी तरह इसके टॉपिक में डाल देंगे न्याय वैशेषिक दर्शन का कारणतावाद, ताकि जब भी कभी लोग पीछे जाके वीडियो देखें तो उन्हें पता रहे कि यह वीडियो किस संदर्भ में बनाया गया है। ठीक है, इसको अपडेट कर देंगे। चलिए आप लोग खुश रहिए, मेहनत करिए। थैंक यू सर। चलिए, प्रणाम सर।